नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कितना उसका कार्यकाल होता है, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य होता है। इस प्रकार हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज इन पॉइंटों पे देखेंगे कि कौन योग्य व्यक्ति है, चुनाव इसका कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल इसको कैसे हटाया जाता है और संवैधानिक स्थिति इसकी क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज बता दिया जाए यहाँ पे कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होता है। संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 तक केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख है। क्योंकि राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है, इसलिए संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में कार्यकारी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब आपको जिसमें अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का उल्लेख करता है, इट मीन्स हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। देश का सबसे प्रथम नागरिक व सर्वोच्च पद है जो हमारे देश का, उस पर राष्ट्रपति विराजमान होते हैं, जो सबसे प्रमुख पद भी माना जाता है। और साथ ही साथ गणमान्य मान्य शब्द सुना होगा, इसका मतलब यह है कि गण मीन्स जन। राष्ट्रपति का चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के चुने हुए ही प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। सो भारत को गणमान्य राज्य कहा जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो सबसे शीर्ष प्रमुख पद पर होता है, वो भी जनप्रतिनिधि ही माना जाता है। अब इसके योग्यता के बारे में देखेंगे कि कौन व्यक्ति योग्य होता है। सर्वप्रथम वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक यानी भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यहाँ पे मतलब यह है कि जन्मजात नागरिकता होनी चाहिए, जन्मजात नागरिकता। दूसरी होती है अर्जित नागरिकता वाला व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जन्मजात वाला ही राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है, यानी चुना जा सकता है, निर्वाचित हो सकता है। दूसरी जो योग्यता है वो ये है कि राष्ट्रपति के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से कम का व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जा सकता। अधिकतम उम्र का कोई उल्लेख नहीं है, अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं, यानी अधिकतम उम्र कितनी भी हो सकती है। 80 साल का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, 100 साल का भी बन सकता है, लेकिन 35 से कम का नहीं बन सकता। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसकी योग्यता है वो ये है, वो है लोकसभा में चुने जाने योग्य हो। यानी लोकसभा में मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के मतलब यहाँ पे कि लोकसभा के सदस्य के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टर्म्स हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, यानी वो आपराधिक प्रवृत्ति ना हो, इस प्रकार से उसके लिए भी लागू होती है। ये खासकर उसकी ये योग्यता है जो इन योग्यताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है, चुनाव के लिए लड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उसको खड़ा होने के लिए कुछ और भी चीजें चाहिए, जैसे कि उसका समर्थन करने के लिए या प्रस्तावक। जैसे प्रस्तावक का मतलब दो होते हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसको प्रस्ताव करने वाले उसके सदस्य हैं, जैसे उसके साथ में कि भाई
किसी व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए अभी नव नियुक्त राष्ट्रपति कोविंद जी चुने गए हैं, तो उनके प्रस्तावक होंगे 50, जिन्होंने उनका प्रस्ताव रखा कि ये व्यक्ति ठीक है, और 50 अनुमोदन करने वाले, यानी 50 प्रस्ताव रखने वाले तो ये हुए, अनुमोदन करने वाले 50 दूसरे होते हैं जो उसका अनुमोदन करते हैं कि भाई हाँ ये ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति भी होने ही चाहिए, तब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए कोई भी। अब दूसरा है चुनाव कैसे होता है। अब आती है चुनाव। चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है इसका चुनाव, राष्ट्रपति का। और इसके चुनाव में भाग कौन लेते हैं? भाग के लिए हम यहाँ पे अलग से बताते हैं। राष्ट्रपति चुनाव, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद में और राज्यों में निर्वाचित और मनोनीत दो प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित का मतलब जनता के द्वारा चुने हुए, और मनोनीत मतलब राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं। तो संसद में, लोकसभा में 2 और राज्य सभा में 12 मनोनीत होते हैं। ये भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के में। तो इसमें भी राज्यपाल द्वारा 1 विधानसभा में और 1/6 विधान परिषद में होते हैं। तो ये लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। भाग लेने वाले होते हैं निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित। तो ये हो गया निर्वाचक मंडल, यानी ये जो निर्वाचक मंडल बना, ये राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान करते हैं। तो ये क्लियर है। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, और इसके विधानसभा में भी, और ये भाग लेते हैं, इसके विधानसभा वाले सदस्य और इसके संसद लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है इसमें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है आपके लिए। अब दूसरी चीज देखनी है इसके भाग लेते साथ साथ में, चुनाव की प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय व गुप्त मतदान। गुप्त मतदान होता है, और प्रक्रिया में यह है कि जैसे प्रथम चरण में काउंटिंग होती है, गणना, यानी इसमें एकल संक्रमण का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के लिए जैसे 2 व्यक्ति हैं, कोविंद, मीरा कुमार, तो प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कोविंद प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए भी वोट देगा और इसके लिए भी मतदान करेगा, यानी दोनों के लिए। लेकिन प्रथम चॉइस में जैसे इसने ये इसको रखा और दूसरी चॉइस में इसको रखा, किसी व्यक्ति ने इसको प्रथम चॉइस में रखा, इसको दूसरी चॉइस में रखा, इस टाइप से इनका चुनाव होता है। प्रथम चॉइस वाले इसके काउंट हो जाएंगे कि प्रथम चॉइस में इसको कितने मिले हैं, और तो विजयी होता है। अगर नहीं है तो उसकी द्वितीय गणना होती है। द्वितीय गणना में फिर क्या है कि जो सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उसके वोटों को, मतों को पहले वाले को हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो इस टाइप से एकल संक्रमण की पद्धति है और एक गुप्त मतदान होता है। अब इसके लिए शपथ का देखते हैं हम। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो
हमारे राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाई जाती है वो गरिमा की और उसकी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी, देश के मुख्य न्यायाधीश। यदि ये नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। और शपथ में संविधान की रक्षा, पद की गरिमा आदि की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी। ये इनकी शपथ का रहा। अब नेक्स्ट है इनका कार्यकाल। नियमतः इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। त्यागपत्र भी दे सकते हैं और मृत्यु वगैरह भी हो सकती है, महाभियोग भी होता है। यानी 5 साल के लिए इनका चुनाव किया जाता है, या तो 5 साल बाद में स्वतः ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अगर 5 साल से पहले ये त्यागपत्र देना चाहते हैं तो त्यागपत्र किसको देंगे? ये उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, लेकिन त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। और यदि नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति इस पद को संभालेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का संवैधानिक पद, और वो भी सर्वोच्च, बिना राष्ट्रपति के नहीं रह सकता। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है तो भी उसके बाद रह सकते हैं, यदि राष्ट्रपति नहीं चुना गया है तब तक, या फिर उपराष्ट्रपति को वो पद सौंपा जाएगा, यानी वो उसकी जगह लेंगे। जैसे उस आपात स्थिति से मृत्यु हो जाती है तो ये आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो अकस्मात चुनाव कराने संभव नहीं होता है। उस स्थिति में हमारे देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार लेंगे। अब आती है महाभियोग। महाभियोग के माध्यम से यह है कि राष्ट्रपति यदि चीजों में बदलाव कर रहे हैं, यानी उचित नहीं कार्य कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। महाभियोग मीन इम्पीचमेंट, इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोला जाता है इसको लगाने से पहली बात तो ये कि महाभियोग संसद में ही लाया जा सकता है, ना कि यानी राज्य की विधानसभा चाहे कि हम राष्ट्रपति को हटाएं, इम्पॉसिबल है। यानी संसद में ही लगाया जाएगा, ये संसद में। दूसरी चीज कि जब महाभियोग लाने वाला प्रस्ताव है उसका जिस भी सदन में लाया जाए उसके 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव या हस्ताक्षर होने चाहिए। जो भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, तो उसके 1/4 सदस्यों का उसमें समर्थन, हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जब ये होगा तो साथ ही साथ उसको राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए 14 दिन की सूचना दी जाएगी, यानी 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाएगी कि हम तुम्हारे खिलाफ में अभियोग लगा रहे हैं। अब अभियोग लगाने की क्या प्रोसेस है? अभियोग सर्वप्रथम 1/4 सदस्य समर्थन, 14 दिन पूर्व सूचना, उस सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत, विशेष बहुमत। उसके बाद अगले सदन में भेजना और पारित होने पश्चात होने के बाद राष्ट्रपति
ये महाभियोग की प्रोसेस है। यानी सबसे पहले एक चौथाई सदस्यों का समर्थन के साथ में हस्ताक्षर सहित एक प्रस्ताव होना चाहिए, जो जिस सदन में चाहे उसमें ला सकते हैं। लोकसभा के चाहे तो लोकसभा, राज्यसभा के चाहे तो राज्यसभा में। आफ्टर दैट 14 डेज की पूर्व नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को कि तुम्हारे खिलाफ में महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है। उसके बाद में जब ये प्रोसेस स्टार्ट यहाँ तक हो जाएगी तो जिस सदन में लाया गया था उसी सदन में 2/3 बहुमत, यानी बहुमतों के बारे में बाद में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मीन्स कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत साथ ही साथ, यानी उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत होना चाहिए, साथ में मत करने वाले टोटल सदस्यों 2/3 सदस्य होने चाहिए। ये होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पारित हो जाता है वो अगले सदन में जाएगा। अगले सदन मीन्स अगर राज्यसभा में ये प्रोसेस चल रही है तो लोकसभा में जाएगा, और यदि लोकसभा में प्रोसेस चल रही है तो राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद पारित होने के बाद, इसका मतलब एक उसने भी पारित कर दिया, पहले वाला ऑलरेडी पारित कर चुका है, तो इसके पारित होते ही राष्ट्रपति का हटा हुआ माना जाएगा। ये इसकी महाभियोग की प्रोसेस है। कहने का मतलब आपको आज के इसमें ये चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले आपको योग्यताओं का ध्यान रखना है। कौन व्यक्ति योग्य 35 साल का होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। दूसरी चीज आपको उसके चुनाव की प्रोसेस ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पहले ये चीज ध्यान रखो, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। और निर्वाचित सदस्य में साथ साथ ये जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनकी विधानसभा है, जैसे पांडिचेरी और दिल्ली, उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे इसमें चुनाव के इसमें प्रोसेस में। और अगली प्रोसेस है कि उसका चुनाव कैसे होता है। चुनाव में भारत के जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग भारत का, वो राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराता है और एकल संक्रमण की पद्धति से चुनाव होता है जिसमें गुप्त मतदान होता है। ये चुनाव की प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको कार्यकाल का ध्यान रख, शपथ कौन दिलाता है। शपथ में देश के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल का होता है और उससे पहले यदि उनकी मृत्यु हो जाती है त्यागपत्र भी हो सकता है। और एक महाभियोग प्रोसेस है जो हमने आपको अभी बताया है। इसके साथ साथ आपको एक संवैधानिक प्रोसेस भी देख लेना है इनकी, राष्ट्रपति जी की। हाँ, एक चीज ध्यान रखने योग्य यह है कि महाभियोग में शामिल होने वाले लोकसभा, राज्यसभा सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी मनोनीत और निर्वाचित। राज्यों का कोई भूमिका नहीं है, यानी महाभियोग में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। संसद के द्वारा ही हटाए जाते हैं और संसद में दोनों सदनों के दोनों ही निर्वाचित मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जो कि नियुक्ति में या इसके चुनाव में निर्वाचित मनोनीत शामिल नहीं होते थे, लेकिन हटाने में मनोनीत शामिल होते हैं और राज्य शामिल नहीं होते हैं। अब इसकी एक संवैधानिक प्रोसेस और देख ली जाए छोटी सी कि क्या है संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति इसमें एक यह है कि राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए अधीनस्थ वर्ग होगा, अनुच्छेद 53। यानी राष्ट्रपति खुद काम नहीं करेंगे क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति अकेले संभव नहीं है उनके लिए, इसलिए उनके अधीनस्थ कार्यकर्ता होंगे जो राष्ट्रपति के बिहाफ पे कार्य करेंगे। तो अधीनस्थ कर्ता में आती हैं 2 चीजें, एक है मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 और उनकी व्यवस्था अनुच्छेद 75। यानी मंत्रिपरिषद की जो एक कार्यकारी होगी और ये
इनकी व्यवस्था, शपथ वगैरह, ये 75 अनुच्छेद और 74। इसके बाद ये यहाँ तक राष्ट्रपति का जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही हैं, और ये खासकर सिविल सर्विस, चाहे वो पीसीएस का हो, आरएस राजस्थान हो, एमपी पीसीएस हो, उसके लिए यूजफुल है। और छोटे कंपटीशन हैं, राजस्थान टीचर्स एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी वगैरह, टीजीटी दिल्ली, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो बताएंगे। राष्ट्रपति काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बाकी आधा चैप्टर ये खत्म हो गया है। और इसके साथ साथ हम आपको कल नेक्स्ट उसमें मिलेंगे।